नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 32 और इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 31 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सारे क्वेश्चन जो हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हैं तैयार किए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर करेंगे पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। यहाँ पर आपको बताना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है ये किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, तो दोस्तों ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को दोस्तों व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, तो इसी रचना के लिए इनको क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कब मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी को दोस्तों हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था दोस्तों। ठीक है, व्यास सम्मान। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि व्यास सम्मान इनको जो है किसके लिए मिला और कब मिला, तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 1996। ठीक है, 1996 में इनको व्यास सम्मान मिला था दोस्तों। किसके लिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी काफ़ी सारी जो है दोस्तों रचनाएं हैं। ठीक है, जैसे आपका शरद के नारी पात्र जो है इनकी रचना है। हिंदी नवलेखन इनकी रचना है। ठीक है, आगरा जिले की बोली इनकी रचना है। ठीक है, भाषा और संवेदना भी इनकी रचना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन इनकी रचना है। ठीक है, सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ रचनाएं मैं आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रमुख जो रचनाएं हैं इनकी। पहला याद रखेंगे, ठीक है, पहला याद रखेंगे। पहला मैंने क्या बताया, आपका शरद के नारी पात्र। ठीक है, शरद के नारी पात्र। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है शरद के नारी पात्र किसकी रचना है, तो दोस्तों ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी नवलेखन याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी हिंदी नवलेखन। ठीक है, हिंदी नवलेखन किसकी रचना है आपको पूछी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आगरा जिले की बोली। ठीक है, आगरा आगरा जिले की, ठीक है, आगरा जिले की बोली। ठीक, और कौन सी रचना है इनकी, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर भाषा और संवेदना। ठीक है, कौन सी है, भाषा और संवेदना। ठीक है, भाषा और संवेदना किसकी रचना है, ये भी दोस्तों किसकी रचना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अन्य रचनाओं की बात करें तो मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा इनकी रचना है। ठीक है, नई कविताएं। ठीक है, नई कविताएं एक साक्ष्य जो है इनकी रचना है। ठीक है, यहाँ पर आप चार को पहले ध्यान रखेंगे, शरद के नारीपात, हिंदी नवलेखन, आगरा जिले की बोली, भाषा और संवेदना, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपका पांचवा याद रखेंगे, पांचवी रचना इनकी कौन सी है, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। ठीक है, मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। ठीक है, हिंदी हिंदी काव्य काव्य भाषा। ठीक है, काव्य भाषा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे इनकी और रचनाएं क्या हैं, और रचनाएं हैं दोस्तों इनकी कविता का पक्ष। ठीक है, कविता का
कविता का पक्ष। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अन्य रचनाओं की बात करें, अन्य रचनाएं हैं भाषा, संवेदना और सृजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भाषा, भाषा संवेदना, ठीक है, भाषा संवेदना और सृजन। ठीक है, और सृजन। ठीक है, इसके अलावा इनके जो वर्क जो है दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं, गद्य की सत्ता। ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, गद्य की सत्ता। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ये सारी रचनाएं जो है किसकी हैं, आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इनको जो है व्यास सम्मान किसके लिए मिला था? हिंदी साहित्य और संवेदना के लिए मिला था दोस्तों। कब मिला था? अभी बताया मैंने आपको, इनको व्यास सम्मान मिला था 1996 में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आवारा भीड़ के खतरे किसकी रचना है? तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आवादा का ये है ना, यहाँ पर कर लेंगे आप आवारा। ठीक है, इसको करेक्ट कर ले। आवारा भीड़ के खतरे जो है ये किसकी रचना है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, हरिशंकर परसाई, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा या फिर महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आवारा भीड़ के खतरे जो है ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना किसकी है, आप सभी ने पढ़ा होगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई दोस्तों ये हिंदी के शीर्ष जो है क्या थे, व्यंग्यकार थे दोस्तों ये। ठीक है, व्यंग्यकार। ठीक, साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था, हरिशंकर परसाई का। पूछा जा सकता है इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1924 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1924 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनके उपन्यास पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके कहानी संग्रह पूछे जाते हैं हरिशंकर परसाई जी के। तो आपको दोस्तों हर एक जो है इनकी जो रचनाएं हैं वो अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए इनकी रचनाओं की बात करें हरिशंकर परसाई की, तो एक एक करके आपको इनकी रचनाएं जो है दोस्तों याद रखनी है। जैसे इनके उपन्यास हैं, सबसे पहले उपन्यास याद रखेंगे इनके कौन कौन से उपन्यास हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका पहला आपने पढ़ा है रानी नागफनी की कहानी। पहला रानी नागफनी की कहानी, नागफनी की, रानी नागफनी की कहानी हो गया, ये उपन्यास है इनका। ठीक है, साथ ही साथ जो है तट की खोज। ठीक है, तट की, तट की खोज। ठीक है, ये भी इनका क्या है, उपन्यास है, तट की खोज। और अगला जो है ज्वाला और जल। ठीक है, ज्वाला और, ज्वाला और जल, ये 3 उपन्यास इनके अच्छे से आपको याद रखने हैं हरिशंकर परसाई जी के। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके कहानी संग्रह आपको याद रखने हैं। ठीक है, उपन्यास याद रखेंगे, रानी नागफनी की कहानी हो गया, तट की खोज और ज्वाला और जल। ठीक है, उपन्यास के बाद दोस्तों इनके हरिशंकर परसाई जी के कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह भी आपको याद रखने। ठीक है, कहानी संग्रह। ठीक है, कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह में याद रखेंगे हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, पहला हंसते हैं, हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, पहला जो है उनका कहानी संग्रह याद रखेंगे। इसके बाद जो है दूसरा याद रखेंगे जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, दूसरा जैसे, जैसे उनके, ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे, ये भी दोस्तों जो कहानी संग्रह है किसका है, हरिशंकर परसाई जी का है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है भोला राम का जीव, तीसरा। ठीक है, भोला, भोला राम। ठीक है, याद रखेंगे भोला राम का जीव, भोला राम का जीव। ठीक है, ये तीनों जो हैं इनके कहानी संग्रह आपको याद रखनी है। ठीक है,
साथ ही साथ दोस्तों इनके अन्य निबंध भी हैं जो व्यंग, इनके जो व्यंग वाले जो निबंध हैं इनके कौन कौन से हैं, जैसे आपका आपने पढ़ा होगा भूत के पाँव पीछे, ठीक है, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, सदाचार का तावीज़ और शिकायत मुझे भी है। तो ये सारी जो है इनके क्या है निबंध हैं, ठीक है। बात करें निबंधों की तो हरिशंकर परसाई जी के जो निबंध हैं आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से निबंध हैं, जैसे आपका आप सब ने पढ़ा है इनको दोस्तों, ठीक है, आपको अच्छे से इनको याद रखना है, ठीक है। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। भूत के पाँव पीछे, ठीक है, भूत के पाँव, भूत के पाँव पीछे, ठीक है, भूत के पाँव पीछे, ये इनका निबंध है। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, पगडंडियों का जमाना, ठीक है, पगडंडियों का, पगडंडियों का जमाना, ठीक है, ये भी इनका निबंध है, ठीक है, पगडंडियों का जमाना, ठीक है। बेईमानी की परत, ठीक है, तीसरा बेईमानी, बेईमानी की परत, ठीक है, ये भी इनका निबंध है, बेईमानी की परत, ठीक है। साथ ही साथ विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, तीन इनको याद रखेंगे, भूत के पाँव पीछे, पगडंडियों का जमाना और बेईमानी की परत, ठीक है। इसके साथ साथ और जो है निबंध आपको याद रखने, और क्या है इनके निबंध, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, तो विकलांग, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है सदाचार का तावीज, ठीक है, सदाचार, सदाचार का तावीज, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों शिकायत मुझे भी है, ठीक है, शिकायत, शिकायत मुझे भी है, ठीक है, शिकायत मुझे भी है, ये भी दोस्तों इनके निबंध हैं। तो ये सारे दोस्तों इनके निबंध याद रखने, ठीक है। भूत के पाँव पीछे, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई के उपन्यास, कहानी संग्रह और निबंध तीनों दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। 3 है दोस्तों, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है। आपको बताना है ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है किस दार्शनिकवाद का जो है सिद्धांत है। ऑप्शन देखिए, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म बोलते हैं, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है ये मुख्य रूप से दोस्तों कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है और यह मार्क्सवादी दर्शन का आधार है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो आपका जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है दोस्तों, ये मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स, याद रखेंगे कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगी फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, इन दोनों द्वारा दोस्तों प्रतिपादित सिद्धांत है और यह दोस्तों मार्क्सवादी दर्शन का आधार है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है, वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया था। आपको बताना है 2018 में किस लेखिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन देखिए, मन्नू भंडारी, गीताश्री, मृदुला गर्ग या फिर चित्रा मुदगल। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है 2018 में किस लेखिका को इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनको दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसके लिए मिला था, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे इनका उपन्यास है दोस्तों एक, ठीक है, जिसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उपन्यास का नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है, किस उपन्यास के लिए मिला था, ठीक है।
पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, याद रखेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर, ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ठीक है, नाला सुपारा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये एक उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को जो है क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 2018 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको पूछा जा सकता है कि चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो याद रखेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर चित्रा मुदगल की दोस्तों रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे पहली रचना याद रखेंगे एक जमीन अपनी। ठीक है, पहली जो है पहली रचना एक जमीन अपनी। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे दूसरी रचना कौन सी है इनकी, दूसरी रचना है दोस्तों जहर ठहरा हुआ है। ठीक है, जहर ठहरा हुआ। ठीक है, जहर ठहरा हुआ है। ठीक, तीसरी रचना याद रखेंगे भूख। ठीक है, भूख भी इनकी रचना है। ठीक, भूख के साथ साथ आपको याद रखना है और क्या रचनाएं हैं इनकी, और है दोस्तों इनकी लपटें। याद रखेंगे लपटें जो है इनकी रचना है, लपटें। साथ ही साथ अन्य रचनाओं की बात करें तो तहखानों में बंद। ठीक है, याद रखेंगे तहखानों में बंद। ठीक है, तो ये प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों चित्रा मुदगल की, आपको सारी अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। 5 है दोस्तों संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है। ऑप्शन देखिए मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, निराला या फिर अज्ञेय। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, मैंने आपको कई बार जो है हर प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताता हूँ सारी रचनाएं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं आप सभी ने पढ़ी हैं। जैसा आपका कौन सी रचनाएं हैं इनकी, जैसे चाँद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, चाँद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, साथ ही साथ अन्य रचनाएं कौन सी है, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, किसकी रचना है, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, सेपरेट भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर रचना को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद रचना इनकी कौन सी है, सतह से उठता आदमी। ठीक है, सतह से उठता आदमी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ और रचनाओं की बात करें तो और कौन कौन सी रचना है, काठ का सपना है इनका एक। ठीक है, किसका सपना, काठ का सपना। काठ का सपना पूछा जा सकता है आपको, काठ का सपना किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये पूछा भी गया था पहले। ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी किसकी रचना है, ये भी दोस्तों किसकी रचना है, मुक्तिबोध की। ठीक है, याद रखेंगे सारी रचनाएं, चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना। ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, साथ ही साथ कामायनी एक पुनर्विचार, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। 6 है आचार्य शैमेंद्र की ने जो है औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं। आपको बताना है आचार्य शैमेंद्र के द्वारा जो है
औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए गए हैं? 28, 23, 19 या फिर 29? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आचार्य शैमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28, 23, 19, 29। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? 28। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन में 27 नहीं है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में 27 इसमें रहता है तो आप 27 करेंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको 27 मिलता है दोस्तों इसमें आंसर इसका, और किस में 28। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर 27 याद रखें, 27, 28 जो भी आपके ऑप्शन में होगा उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और साथ ही साथ दोस्तों जो आचार्य शैमेंद्र थे, इन्होंने जो बताए थे दोस्तों औचित्य औचित्य के अंग, तो कौन कौन से अंग बताए थे? ठीक है, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे पद हो गया, वाक्य हो गया, ठीक है, गुण अलंकार, ठीक है, निपात, काल, ठीक है, ये सारे जो हैं इन्होंने बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 27, 28 याद रखेंगे। कुछ बुक्स में आपको 27 मिलेगा, किसी में 28 मिलेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 7 में आपको जो है शुद्ध वर्तनी बतानी है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? वैदेही का जो है आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ये इजी है दोस्तों, आप सभी ने जो है देख लिया होगा कौन सा यहाँ पर राइट होगा। 7 का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैदेही होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। आपको बताना है दोस्तों महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है? वेदांत दर्शन है, चारवाक दर्शन है, अरविंद दर्शन है, या फिर प्रत्यविज्ञा दर्शन है? क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर? 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? प्रत्यविज्ञा दर्शन। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय बताना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं फुर्तीला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बताइए। इला, इला, आइला या फिर तीला? क्या होगा बताइए? फुर्तीला। ठीक है, बड़ी ई आएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर करें। 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बताइए? सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर? 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। नंद दुलारी वाजपेयी को जो है क्या कहा जाता है? सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, नंद दुलारी वाजपेयी जो हैं ये दोस्तों छायावादी आलोचक रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनका आपको जन्म पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1906 में। ठीक है, कहाँ हुआ था अगर आपको पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1906 में। ठीक है, इन्होंने दोस्तों कविता के भाव पक्ष के साथ साथ रूप सौंदर्य पर विशेष जोर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसा जैसे आपका यादें बोल उठी। ठीक है, और कौन सी रचनाएं हैं इनकी? भुलक्कड़ों का देश। ठीक है, और कौन सी रचनाएं हैं? रीति और शैली इनकी रचनाएं, नई कविता इनकी रचना है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं इनकी आपको याद रखनी है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं अभी बताया मैंने। यादें बोल उठी। ठीक है, पहला याद रखेंगे, यादें बोल उठी। ठीक है, यादें बोल उठी ये किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी की। ठीक है, साथ ही साथ भुलक्कड़ों का देश। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे, भुलक्कड़ों का देश। ठीक है, भुलक्कड़ों का भुलक्कड़ों का देश। ठीक, साथ ही साथ इसकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं इनकी वाजपेयी जी की? अन्य रचनाओं की बात करें, रीति और शैली। ठीक है, रीति और शैली। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है इनकी? रीति और शैली हो गया, और नई कविता। ठीक है, नई कविता। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी की हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये छायावादी आलोचक रहे हैं दोस्तों। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है दोस्तों आपको दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है। ठीक है, ये बताया भी है मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपको। दान वाक्यावली, ठीक है, किसकी रचना है? विद्यापति की, भूषण की, जयदेव की या फिर पद्माकर की? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का? दान वाक्यावली, साथ ही साथ जो है मैंने आपको बताया था गंगा वाक्यावली बताया था। ठीक है, तो इससे आपको याद आ रहा होगा, गंगा वाक्यावली हो गया, दान वाक्यावली हो गया, किसकी रचनाएं हैं? कीर्तिलता हो गया, कीर्ति पताका हो गया, किसकी रचना है? तो अब आप पहचान चुके होंगे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। ठीक है, विद्यापति की रचना है दोस्तों ये दान वाक्यावली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसके साथ जो है आपको याद रखना है विद्यापति की और कौन कौन सी रचनाएं हैं प्रमुख, जैसे आपका कीर्तिलता। ठीक है, अब तो आपको याद होगी होंगे। ठीक है, कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता के साथ साथ कीर्ति पताका भी याद रखेंगे। ठीक है, कीर्ति पताका। और कौन कौन सी रचना है विद्यापति की? लिखनावली है इनकी रचना। ठीक है, लिखनावली, लिखनावली। और कौन कौन सी रचना है इनकी बताइए? लिखनावली हो गया, प्रमुख रचना है इनकी पदावली। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक, पदावली के साथ साथ और कौन सी रचना है इनकी? ठीक है, गंगा वाक्यावली, अभी बताया ना मैंने, गंगा वाक्यावली। ठीक है, गंगा वाक्यावली। और कौन कौन सी हैं? दान वाक्यावली हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है इनकी? पुरुष परीक्षा है। ठीक है, पुरुष परीक्षा। ठीक है, पुरुष परीक्षा के साथ साथ और कौन कौन सी रचनाएं हैं विद्यापति की? ठीक है, भू परिक्रमा है इनकी रचना। ठीक है, भू परिक्रमा। ठीक है, भू परिक्रमा। ठीक, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ विद्यापति को क्या कहा जाता है दोस्तों? मैथिल कोकिल कहा जाता है। आप सभी जानते हैं क्या कहा जाता है विद्यापति को? ठीक है, मैथिल, मैथिल कोकिल। ठीक, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है? तो ये आपको जानते हैं दोस्तों आप, सुंदरकांड जो है ये रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों रामचरितमानस के कितने कांड हैं, कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सुंदरकांड किस में है, कौन से सर्ग में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का दोस्तों, पांचवा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सुंदरकांड तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पांचवा कांड या पांचवा सर्ग कह सकते हैं या फिर पांचवा अध्याय कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सुंदरकांड में दोस्तों हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता माता की खोज और लंका दहन जैसी घटनाओं के कारण दोस्तों इसको विशेष माना जाता है सुंदरकांड। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों आपको याद रखना है रामचरित मानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। तो यहाँ पर रामचरित मानस के कितने सर्ग हैं? इसमें 7 सर्ग या 7 कांड हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखने हैं, जैसे बाल कांड हो गया। ठीक है, बाल कांड हो गया पहला। दूसरा याद रखेंगे अयोध्या कांड। ठीक है, अयोध्या कांड। और क्या है बताइए? अयोध्या कांड हो गया, बाल कांड हो गया, अरण्य कांड। ठीक है, अरण्य कांड। ठीक, और क्या है? चौथा सर्ग कौन सा है? किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा। ठीक है, किष्किंधा कांड। ठीक, और कौन सा है? सुंदर कांड हो गया। ठीक है, लंका कांड हो गया। ठीक है, लंका कांड। और क्या है बताइए लंका कांड के अलावा? उत्तरकांड। ठीक है, उत्तर कांड। तो दोस्तों ये जो है रामचरित मानस के दोस्तों 7 कांड हैं या 7 अध्याय कह सकते हैं या फिर 7 सर्ग कह सकते हैं। ठीक है, बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया। ठीक है, अरण्य कांड हो गया 3, किष्किंधा कांड 4। ठीक है, लंका कांड 5, उत्तर कांड 6 और सुंदर कांड 7। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ये पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है दोस्तों समास बताना है। ठीक है, किस में बताना है समास? अनुगवन में।
ठीक है। अनुगौम में जो है आपको क्या बताना है, समास बताना है। चलिए समास बताइए कौन सा होगा इसमें, क्या हो जाएगा, अनुगौम में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पर दोस्तों अनु लगा है, ठीक है, इसी से समझ गए होंगे आप। उपसर्ग लगा है, अनु उपसर्ग, ठीक है। यहाँ पर उपसर्ग लगता है, कौन सा हो जाता है समास, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अनुगवम का जो दोस्तों विग्रह होगा, क्या होगा, इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा दोस्तों गमन के पीछे। क्या होगा, गमन के पीछे, या कह सकते हैं आप इसका अर्थ जो है पीछा करना या फिर पीछे पीछे जाना, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुगौम में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। उपसर्ग लगा है तो आप इसी से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में दोस्तों आपको बताना है मारिसी मोही कुठाऊं किसका निबंध है। चलिए बताइए, ये भी मैंने आपको बता रखा है पहले, ठीक है। आंसर कीजिए, मारिसी मोही कुठाऊं किसका निबंध है, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का मारिसी मोही कुठाऊं जो है ये निबंध है दोस्तों किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 14 का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखें जो इनका जो निबंध है मारिसी मोही कुठाऊं जो है, ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये एक व्यंग निबंध है, ठीक है। और ये कब आया था आपको ये भी याद रखना है, ये आया था 1915-16 में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 15-16 में इनका ये निबंध आया था मारिसी मोही कुठाऊं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, बताइए कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। सुखमय जीवन है इनकी रचना, ठीक है, सुखमय सुखमय जीवन। और कौन कौन सी रचनाएं इनकी बताइए, सुखमय जीवन हो गया, ठीक है। बुद्धू का कांटा, ठीक है, याद रखेंगे, बुद्धू का कांटा। और कौन सी रचना है इनकी बताइए, उसने कहा था, ठीक है, किसकी रचना है, उसने कहा था, उसने कहा था, ये किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक रचना है कछुआ धर्म, ठीक है, किसकी रचना है, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा, ठीक है, गुलेरी की है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रमुख रचना है इनकी, आपको ध्यान में रखनी है। एक और रचना आपको याद रखनी है, सुमिरनी के मन के, ठीक है। क्या क्या याद रखेंगे, सुमिरनी के मन के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आपको बताना है दोस्तों हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसने लिखा है, नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो 15 का दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है दोस्तों धर्म का प्रवाह, ठीक है, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह किसका कथन है। ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, धर्म का प्रवाह, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं पर चलता है, ये किसने कहा था। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है आपको बताना है, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद निराला या फिर देवेंद्र राज अंकुर। चलिए बताइए, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, ये किसका कथन है।
तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसका कथन है, आप सभी ने पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद से दोस्तों आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, इनके नाटक याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से नाटक हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, सब आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपका उर्वशी हो गया, करुणालय हो गया, ठीक है, प्रेम पथिक हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी हो गया, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि राज्यश्री, ठीक है, राज्यश्री जो है, राज्यश्री नाटक जो है किसने लिखा है। ठीक है, तो राज्यश्री नाटक किसने लिखा है, तो ये भी आपका जयशंकर प्रसाद का ही है। ठीक है, राज्यश्री हो गया, अजात शत्रु हो गया, ठीक है, अजात शत्रु हो गया। ठीक है, और कौन से नाटक हैं इनके, अजात शत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त। ठीक, स्कंदगुप्त के साथ साथ और कौन कौन सी नाटक है इनके, कामना भी है इनका नाटक एक। ठीक है, कामना, कामना। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका आंसर जो है आपने कमेंट करना है। ठीक है, मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। ठीक है, किसके रचनाकार बताना है, मधुकोश काव्य संग्रह के। ऑप्शन देखिए, चारूचंद्र चंदोला, रत्नांबर दत्त चंदोला, लीलाधर जगोड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 19 में। 19 में आपको बताना है बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, बोलती प्रतिमा, ये बोलती प्रतिमा दोस्तों एक रेखाचित्र है। किसके हैं दोस्तों ये रेखाचित्र, रामवृक्ष वेनुपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, श्री राम शर्मा, या फिर पदम सिंह शर्मा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र की रचनाकार कौन है। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार कौन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा की का रेखाचित्र है दोस्तों ये बोलती प्रतिमा। ठीक है, और इनके जो हैं रचनाएं श्री राम शर्मा की पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं श्री राम शर्मा की आपको याद रखनी है। जैसे आपको मैंने बताया था पहले, शिकार। ठीक है, शिकार किसकी रचना है, ये श्री राम शर्मा की है। शिकार हो गया, बोलती प्रतिमा हो गया, प्राणों का सौदा। ठीक है, ये सारी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। प्राणों का सौदा, आपको सीधे पूछ ले जाएगा कि प्राणों का सौदा जो है ये किसकी रचना है। ठीक है, प्राणों का सौदा हो गया, जंगल के जीव। ठीक है, जंगल के जीव, जंगल के जीव ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों श्री राम शर्मा की है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ये भी इनकी रचना है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, साथ ही साथ संघर्ष और समीक्षा। ठीक है, क्या, संघर्ष और समीक्षा। ठीक, संघर्ष और समीक्षा जो है ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों श्री राम शर्मा की रचना है। तो सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है श्री राम शर्मा की रचनाएं। ठीक है, बोलती प्रतिमा ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी प्रमुख है इनका। ठीक है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है दोस्तों, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है। तो दोस्तों एक शोध ग्रंथ है। ठीक है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, बताइए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है प्रीवियस जो आपको प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो इसी शोध पत्र के लिए जो है इनको जो है क्या क्या उपाधि मिली थी, डीलिट की उपाधि मिली थी। अब आप समझ चुके होंगे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री जो है ये जो है दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किस में लिखा था, इसको लिखा था इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में इसको लिखा था इन्होंने। ठीक, और इसी के लिए इनको क्या मिला था,
1960 में इनको इसके लिए क्या मिला था, डी.लिट की उपाधि मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी, डी.लिट की उपाधि इनको मिली थी दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आपको सारे फैक्ट यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री एक शोध ग्रंथ है। किसका शोध ग्रंथ है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का शोध ग्रंथ है। इसी के लिए इनको जो है डी.लिट की उपाधि मिली और इसको इन्होंने जो है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में इसको लिखा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला था इसमें। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे मिश्र बंधु द्वारा लिखित है दोस्तों हिंदी नवरत्न। इसमें जो है दोस्तों हिंदी नवरत्न में कितने आपके कितने कवि हैं, इसमें 9 कवि हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे मिश्र बंधु द्वारा रचित हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को स्थान दिया गया है। अब 9 कवियों में कौन कौन से कवि हैं और कौन नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, तो यहाँ पर कौन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का, देखिए सूरदास को तो स्थान मिला था। ठीक है, तुलसीदास को भी मिला था लेकिन कबीरदास को नहीं मिला था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तुलसीदास हो गए, ठीक है, सूरदास जी हो गए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 9 याद रखने हैं। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, और कौन थे, देव, ठीक है, देव हो गए और बिहारी। ठीक है, बिहारी, बिहारी के साथ साथ याद रखेंगे भूषण, बिहारी भूषण, हाँ केशव दास। ठीक है, केशव दास, केशव दास के साथ साथ आपको याद रखना है मतीराम। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप नोट करना है इसको, मतीराम। ठीक है, 9 आपको गिन के जो है दोस्तों याद रखने हैं। मतीराम हो गया, चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई, और चंद्र बरदाई की बात आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ठीक, तो ये 9 जो हैं दोस्तों, ये 9 कवि थे दोस्तों। ठीक है, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है दोस्तों हिंदी नवरत्न। इसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया है जिसमें आपके तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी भूषण, केशवदास, मतीराम, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, इतने 9 के 9 आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 का आंसर करेंगे रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, रीतिकाल के कवि केशव दास। ठीक है, आप जानती हैं केशव दास। ठीक है, केशव दास जो है दोस्तों इनकी कौन सी रचना जो है प्रबंध काव्य नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। देखिए रतन बावनी हो गया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया या फिर जहांगीर जस चंद्रिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, केशवदास की हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी रचना इनकी प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। देखिए रतन बावनी तो इनका प्रबंध काव्य है। ठीक, रामचंद्रिका भी है इनका, ठीक, प्रबंध काव्य। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रसिक प्रिया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। 23 है दोस्तों इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए कछुआ धर्म, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए अभी मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, आप समझ चुके होंगे क्या हो गया राइट आंसर इसका, क्या हो जाएगा कछुआ धर्म। ठीक है, ये इनका दोस्तों निबंधन नहीं है। कछुआ धर्म किसका है अभी मैंने बताया था पीछे आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है दोस्तों ये। ठीक है, कछुआ धर्म। बाकी सच्ची वीरता हो गया, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता। ठीक है, आचरण की सभ्यता के साथ साथ और इनकी अन्य रचनाएं आपको याद रखनी सरदार पूर्ण सिंह की। ठीक है, सच्ची वीरता, ठीक है, और कन्यादान भी है इनका। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कन्यादान, कन्यादान रचना किसकी है, ये भी किसकी, सरदार पूर्ण सिंह की है। ठीक है, और कौन सी रचना है इनकी, खुले मैदान इनकी रचना है। खुले मैदान पूछ लिया जाएगा आपको, खुले मैदान किसकी रचना है। ठीक है, तो सरदार पूर्ण सिंह की है। खुले मैदान के साथ साथ खुले लेख, ठीक है,
खुले लेख। खुले लेख किसकी रचना है? ये भी दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह की ही रचना है। ठीक, तो सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है सरदार पूर्ण सिंह की। ठीक है, कछुआ धर्म किसकी है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। चलिए बताइए मिस्टर अभिमन्यु, ये भी मैंने आपको बता रखा है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? मिस्टर अभिमन्यु जो है ये नाटक है दोस्तों किसका? किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का दोस्तों नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है ये कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, कभी आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब प्रकाशित हुआ है? ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1971 में। ठीक है, 1971 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो याद रखेंगे। ठीक है, जैसे आपका धरती की आंखें। ठीक है, पहला याद रखेंगे धरती की आंखें। ठीक है, किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, काले फूल का पौधा। ठीक है, काले फूल का पौधा। ठीक, ये किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे और कौन सी रचना है इनकी? मन वृंदावन। याद रखेंगे मन वृंदावन। ठीक, मन वृंदावन किसकी रचना है? ये भी दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल की है। ठीक है, साथ ही साथ बसंत ऋतु की प्रतीक्षा। ठीक है, बसंत ऋतु की प्रतीक्षा। ठीक है, ये भी किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, सारी रचनाएं इनकी आपस में आपने जो है याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है आवाज उठाई? कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास या फिर मलुकदास। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का? किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है आवाज उठाई? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का गुरु नानक, ठीक है, देव। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।